Shikshanshu, welcome to the channel. आप सभी को नमस्कार। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे क्लास 9th का व्हाट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी, तो उसमें जो हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके व्हाट डेमोक्रेसी का टॉपिक पूरा हम लोग क्लियर कर चुके थे। अब इस क्लास में जो है सो हम वाई डेमोक्रेसी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। इसका दो पार्ट है इस चैप्टर का, व्हाट डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। व्हाट डेमोक्रेसी में थोड़ा सा अगर रिवीजन कर ले तो हम बताए थे कि डेमोक्रेसी का 4 पैरामीटर बताए थे कि सबसे पहला होगा कि जो मेजर डिसीजन होंगे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा होंगे जो लिए जाएंगे। दूसरा कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होगा। तीसरा 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू होगा। और चौथा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इस 4 के बारे में बताए थे और इस पैरामीटर पर हम रख के देखे थे अलग अलग देशों के कौन सा देश इसको फॉलो करता है और कौन सा देश इसको फॉलो नहीं करता है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर होगा वाई डेमोक्रेसी। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वाई डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी हमको चाहिए क्यों, डेमोक्रेसी हमको चाहिए क्यों, इसके बारे में हमको पढ़ना है। वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्यों चाहिए हमको, इसके बारे में जो है सो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। तो सबसे पहले कोई भी ऐसा चीज नहीं है दुनिया में जो 100% परफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी जो है, हम उस दिन ही बताए थे कि सरकार के अलग अलग रूप हो सकते हैं, है ना। जैसे मोनार्ची होगा, डिक्टेटरशिप होगा, डेमोक्रेसी है, उसके बाद क्या कहते हैं उसको प्रोटेक्टोरेट है, उसके बाद कॉलोनियल रूल है ना। ये 4-5 हैं, लेकिन उस समय डेमोक्रेसी हम बढ़िया मानते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी में कोई डिमेरिट नहीं है ना। डेमोक्रेसी में भी डिमेरिट्स हैं। सबसे पहले हम डिमेरिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे कि डेमोक्रेसी में मेरिट क्या है ना। ऐसा है कि हम लोग को चुनना है अंधा में काना राजा, कि हमको पूरा परफेक्ट कोई चीज नहीं मिल सकता, तो बाकी चीज से जो बाकी ऑप्शन से ज्यादा जो अच्छा ऑप्शन है उसको हमको चुनना है। डेमोक्रेसी कुछ ऐसा ही है ना। तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले हमको पढ़ना है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं ताकि आप दोनों को, जो भी हिंदी के बच्चे हैं हिंदी को भी समझ में आए और इंग्लिश के बच्चे हैं इंग्लिश वालों को भी समझ में आए। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इसमें सबसे पहला चीज क्या है, इसमें सबसे पहला चीज क्या है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है कि लीडर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। हाँ, एक पार्टिकुलर समय पर लीडर्स चेंज होते रहते हैं, तो इससे क्या आता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, राजनीतिक अस्थिरता आती है ना। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कि लीडर्स कीप चेंजिंग and it creates political instability, political instability। लीडर्स बार बार हमारे चेंज होते रहते हैं, इससे क्या होता है कि राजनीतिक अस्थिरता आती है। इसको एग्जांपल से समझे कि मान के चलो कि अभी जो हमारी भारत में सरकार है वो बीजेपी की सरकार है ना। अभी जो हमारे भारत में सरकार है वो क्या, किस चीज की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। उसने कोई प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया 500 करोड़ का था, है ना, और उस प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 साल का, और अगले साल 2024 में चुनाव है ना। तो मान चलो कि 2023 में वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ और वो 3 साल का प्रोजेक्ट है। मे भी हो सकता है कि 24 के चुनाव में बीजेपी हार जाए, है ना, 24 के चुनाव में बीजेपी हार जाए, तो जो अगली सरकार आएगी वो तो ऑपोजिशन की सरकार होगी, तो वो तो पावर उसके हाथ में चला जाएगा। तो हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट चालू था वो उसको स्टे लगा दे, उस पर स्टे लगा दे, उसको रोक दे। अब मान चलो कि इस फर्स्ट साल में
100-200 करोड़ जो है सो उस पर लगाए जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 200 करोड़ जो है क्या हुआ, वो 200 करोड़ बर्बाद हुआ, है ना, वो 200 करोड़ बर्बाद हुआ। समझ रहे हैं। तो और दूसरा दिक्कत क्या है, दूसरा दिक्कत क्या है कि लीडर्स चेंज कैसे होते हैं। अब मान चलो कि एक पार्टिकुलर एक सरकार है ना, उसका एक मंत्री है जो पहले होम मिनिस्टर हुआ करता था, हाँ, अब उसको फिर डिफेंस में भेज दिए। अब वो जब तक होम मिनिस्टर का काम अच्छे से समझता तब तक वो डिफेंस मिनिस्ट्री में उसको भेज दिया गया है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है कि मान चलो कि आप जिताए हैं एक एमपी को, वो पहले जब इलेक्शन लड़ा था वो बीजेपी में था, और जब इलेक्शन के बाद में भी हो सकता है किसी कारण से वो उसने पार्टी बदल के और बीजेपी के ऑपोजिशन में चला गया, है ना, एक पार्टिकुलर पार्टी के ऑपोजिशन में चला गया। हाँ, तो इससे सबसे क्या होता है कि राजनीतिक अस्थिरता आती रहती है। इसलिए इसको हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से कि नेता बार बार बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता आती है, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता आती है। है कि नहीं। राजनेता जो है सो हर समय बदलते रहते हैं। इससे क्या होता है दिक्कत कि इससे राजनीतिक अस्थिरता आती है। हम लोग अच्छे से क्या कहते हैं वो ये सरकार अच्छे से चल नहीं पाती है। समझ गए। अब अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट के देखते हैं थोड़ा सा हम। अगला पॉइंट क्या है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप जल्दी से, फिर इसको हम लोग इरेज करेंगे। अगले पॉइंट में चलेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, हाँ, अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, अगला पॉइंट है आपका कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है सो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन का ये तरीका है ना, पॉलिटिकल कंपटीशन का एक सिस्टम है। तो इससे क्या होता है कि इसमें मोरलिटी का कोई जगह नहीं होता है। किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि हम चुनाव जीते, कोई भी तरीका हो, हाँ, जिससे वो चाहती है कि चुनाव जीते। आज भी हमारे भारत में राजनीतिक पार्टियां बहुत ऐसे हथकंडे अपनाती हैं जिससे जो है सो वो चाहती है कि वो चुनाव जीते। उनका मेन मोटिव रहता है कि उनको चुनाव जीतना है, भले ही वो चुनाव किसी भी तरीके से जीते, पैसे दे के जीते, फोर्सफुली जीता जाए, जनता को डरा के जीता जाए, धमका के जीता जाए, किसी भी तरीके से जीता जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ चुका है। पावर सबको चाहिए, पावर सबको चाहिए, इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ चुका है। रामायण में एक दोहा है कि कौन पुरुष जन्मा जग माही, प्रभुता पाए होए मद नाही। मतलब कि ऐसा दुनिया में कोई भी जन्म लिया ही नहीं है आदमी जिसको पावर मिले और उसको घमंड ना हो। नहीं, सबको घमंड होता है ना, सबको पावर का, अपने शासन का घमंड होता है। थोड़ा ना थोड़ा ईगो उसमें आ जाता है कि हाँ हम शासन में हैं। समझ गए। तो ये पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, वो सब चाहता है कि हम शासन में जाएं ताकि वो देश को रूल कर सके, है ना। इसे मोरालिटी का कोई जगह नहीं रहता है, इसमें मानवता का कोई जगह नहीं रहता है, संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं रहती है इसमें। तो दूसरा हमारा क्या हुआ कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, है ना। इट हैज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, इट हैज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। इसमें कोई भी संवेदनशीलता नहीं होती है। इट हैज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी जो है सो क्या होता है कि ये पूरा का पूरा पावर का गेम है
है ना। पॉलिटिकल कंपटीशन, जिसके पास मनी पावर ज़्यादा है, मसल पावर ज़्यादा है, ज़्यादा चांस रहता है कि वो चुनाव में थोड़ा सा भारी है। हाँ, हमारी इलेक्शन कमीशन बहुत सारी ऐसे रूल्स लाई हैं जिससे इसको बहुत हद तक ठीक किया जा सका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरह अभी तक ठीक हो पाया है ना। अभी भी बहुत सारे दिक्कत ऐसे हैं जो मतलब कि सुधारने हैं, है ना। इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिसको सुधारने हैं, हो सकता है आगे चल के इसको भी सुधारा जा सके, लेकिन फिलहाल अभी भी जो है सो यहाँ पे ये दिक्कत है, भारत के डेमोक्रेसी में ये दिक्कत है। इसको अगर हम थोड़ा हिंदी में लिखें तो क्या है, लोकतंत्र इसको हिंदी में हम थोड़ा सा लिखें अगर तो क्या है, लोकतंत्र पूरी तरह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर आधारित है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर आधारित होती है। इसमें संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं होती है, इसमें संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं होती है। कोई जगह नहीं होती है। है ना। लोकतंत्र पूरी तरह क्या है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पर आधारित होती है, इसमें संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं होती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब आते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, हाँ, ये पूरा एनसीईआरटी के तरह से ही हम तरीके से ही चल रहे हैं कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो जो है सो जनता का पूरा इंटरेस्ट समझ भी नहीं पाते हैं। जो चुनी हुई सरकार होती है, जो चुने हुए नेता होते हैं, वो लोग जनता के क्या कहते हैं, जनता का इंटरेस्ट समझ भी नहीं पाते हैं इससे। और इससे क्या होता है कि जो डिसीजन लिया जाता है, जो निर्णय लेने का जो ये तरीका होता है वो गलत होता है ना। इससे निर्णय लेने का जो तरीका होता है, निर्णय लेने का जो ये क्या कहते हैं, निर्णय जो लिया जाता है, हो सकता है कि वो मिसलीड करे, हो सकता है वो गलत हो। क्यों? क्योंकि आप कानून बना दिया, पता ही नहीं कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं, लोगों का इससे भलाई होने वाला है कि नहीं। हाँ, तो हो सकता है कि वो निर्णय गलत भी हो सकता है। सिंपल है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कृषि बिल आया था। कृषि बिल पे सरकार जो है सो गवर्नमेंट हमारी कृषि बिल लाई थी, एग्रीकल्चर लॉ लाई थी, लेकिन उसके बदले क्या हुआ, बहुत सारा आंदोलन हुआ। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आंदोलन कब होता है, जब आप उस कानून से, उस पार्टिकुलर चीज से खुश ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कृषि बिल उन लोगों के लिए, किसानों के लिए ठीक नहीं था। तो बिना लोगों के इंटरेस्ट को जाने हुए सरकार ने वो कानून लाया। हुआ क्या कि इसके बदले सरकार का बहुत भयंकर विरोध हुआ था, है कि नहीं। सरकार का बहुत अच्छा खासा विरोध हुआ था। दूसरा दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं सो इस बात से खफा होते हैं कि लोकतंत्र में डिसीजन मेकिंग लेट होता है ना। निर्णय लेट लिया जाता है, निर्णय लेने में लेट लतीफी होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना होता है। जैसे मान के चलो कि एक कानून पास करना है, सरकार को एक लॉ लाना है। तो लॉ लाना है तो क्या होता है, सबसे पहले बिल आता है। हाँ, एक बिल पर चर्चा होती है पहले कैबिनेट में। हाँ, उसके बाद वो संसद में आता है, पार्लियामेंट में। सबसे पहले लोकसभा में बिल आता है, लोकसभा में 1-2 दिन पहले डिबेट होता है अच्छा खासा। उसके बाद वोटिंग होता है। चलो मान लिया कि लोकसभा से पास भी हो जाता है, तो फिर वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में सेम लोकसभा का प्रोसीजर होता है ना। पहले उस पर बहस होगा, पहले अच्छे से क्या कहते हैं, उसके अपोजिशन जो है सो उसकी कुछ खामियां बताएगी, सरकार जो है सो क्या कहते हैं उसको, उसके कुछ खूबियां बताएगी। उसके बाद वोटिंग होगा, तब जाके पास होता है। फिर जाता है वो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास भी कुछ दिन डिले होता है। जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर जाता है तो फिर जाता है वो किसके पास, उस कानून से रिलेटेड मिनिस्ट्री के पास। फिर वो ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज करता है। कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी भी है अगर उस कानून की, फिर भी कुल मिला के 1 महीना लगेगा। ये बात तय है ना। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर उस लॉ का, फिर भी 1 महीना लगेगा। जबकि 1 महीना से, इस 1 महीना से पहले प्लानिंग सरकार की बहुत दिन पहले से होती है। कोई भी कानून अचानक से नहीं लाया जा सकता है कि 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है और कोई भी कानून ऐसा नहीं कि सूत के उठे और जो है सो एक कानून बना दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। ये डेमोक्रेसी है, इसमें सलाह मशवरा लेना पड़ता है
है कि नहीं। तो इसमें हम 2 पॉइंट पढ़े। पहला चीज ये था कि डिसीजन मेकिंग लेट होता है, और दूसरा चीज ये था कि लीडर्स जो है सो इंटरेस्ट नहीं समझ पाते हैं जनता का। हाँ, इससे क्या होता है कि डिसीजन गलत लिया जा सकता है कि नहीं। उसके बाद है आपका कि डेमोक्रेसी में करप्शन भी जो है सो ज़्यादा होता है। लोकतंत्र में करप्शन ज़्यादा होता है। अब वो करप्शन कब से शुरू होता है? करप्शन हर जगह से शुरू होता है। क्यों? सबसे पहला दिक्कत ये है करप्शन का कि वो सबसे पहले इलेक्शन में आता है। बहुत सारे नेता आज भी जो है सो पैसे दे के, ये सब दे के जो है सो आज भी सत्ता में आ जाते हैं। दूसरा चीज़, पावर शेयरिंग इतना तगड़ा हो चुका है भारत में। हाँ, सबसे पहले तो 3 लेवल की पावर शेयरिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। उसके बाद जो है सो हमारा ब्यूरोक्रेसी अलग है, क्या कहते हैं उसको, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एग्जीक्यूटिव कहते हैं। हाँ, कार्यपालिका कहते हैं, वो अलग है, उसका काम अलग है। हाँ, तो इतना ज़्यादा पावर शेयरिंग हो गया है कि करप्शन का भी उतना ही चांस बढ़ गया है। आज गाँवों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैसे के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आज भी जो है सो कुछ ब्लॉक्स में ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा भी एक सर्टिफिकेट बनाना हो तो कुछ पैसा देना पड़ता है उससे रिलेटेड अफसर को, है ना। तो ये सब जो है सो कुछ दिक्कत है, तो इससे करप्शन और ज़्यादा बढ़ता है। समझ गए? इससे करप्शन और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ जो है सो एक दूसरे को कहने वाले, देखो डेमोक्रेसी तो है कि हर बाप का एक बाप होता है, मतलब कि हर एक आदमी से एक सीनियर है, कोई सुप्रीम नहीं है, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना। पता तो चले कि आदमी ऐसा है, और जब पता चलता है तो सरकार उस पर उसके खिलाफ एक्शन लेती है, लेकिन तब तक लेट हो चुका रहता है कि नहीं। तब तक वो लेट हो चुका रहता है। अगर कोई वीडियो पैसा ले रहा है तो तब तक सरकार को नहीं पता चलता है जब तक वो करोड़पति ना हो जाए। जब उसका ज़्यादा संपत्ति अचानक से बढ़ने लगा तब। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो 500 रुपया घूस नहीं लिया था। तो सबसे पहले कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए कि वो 500 रुपया घूस लेने में भी डरे। करोड़ का सपना देखना तो छोड़िए दीजिए, है ना। सबसे पहले वो 500 रुपया जो लेता है एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उसको भी जो है सो ठीक करना होगा पहले, है ना। तो ये क्या होता है कि डेमोक्रेसी करप्शन भी बढ़ाता है। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको सब चीज़ के बारे में सब पता नहीं होता है ना, और सबको सब चीज़ का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। अब मान चलो कि आपका भारत का किसान है, और उससे आप जाएं कि उसको कहें कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर जो है सो रूल्स बनाए जा रहे हैं भारत में, और आप जो है सो कुछ अपना सुझाव दीजिए, और वो क्या करेगा? उसको पता ही नहीं है, कुछ ना पता है ना उसको इंटरेस्ट है उसमें। उसको तो अपने खेती बाड़ी से इंटरेस्ट है, उसको कृषि बिल में बनाइए, आप उसको सजेशन लीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन उसको तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई ये नहीं है ना, नॉलेज नहीं है। हाँ, तो वो उसमें क्या करेगा? वो उसमें अच्छा सा सुझाव नहीं दे सकता। क्या कि बहुत सारे लोगों का ना उसके बारे में नॉलेज होगा, या तो नॉलेज होगा भी तो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा भी नहीं उस चीज़ को लेकर। क्या कि वो उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं। अब किसान की प्रायोरिटी आईटी कहाँ से आएगी? किसान की प्रायोरिटी उसका खेत होगा, है ना। तो उसके लिए अगर कोई कानून बनाया जाए तो उसमें वो सपोर्ट करता है कि नहीं। और इस 3 पॉइंट को जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं, फट से जो है इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। सबसे मतलब कि तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था कि डिसीजन मेकिंग यहाँ पे लेट होता है। मतलब सो मैनी पीपल्स आर कंसल्टेड, सो मैनी पीपल्स आर कंसल्टेड, इसको जो है सो आप लोग भी लिख सकते हैं। So many people are consulted for the decision making, बहुत सारे लोगों को जो है सो डिसीजन मेकिंग में कंसल्ट किया जाता है, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है। और इसे होता क्या है? इट क्रिएट्स, it creates delays, चाहे it leads to delays in decision making, it leads to delays in decision making। मतलब इसका यह हुआ कि कोई भी कानून बनाने के लिए
कोई भी कानून बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का सुझाव लिया जाता है। इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग लेट होता है। इससे डिसीजन मेकिंग लेट होता है। मतलब ये कि कोई भी कानून बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होता है, प्रोसेस से गुजरना होता है, जिससे कानून बनाने में देरी होती है, जिससे कानून बनाने में देरी होती है कि नहीं। यह है कि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होता है जिससे कानून बनाने में देरी होती है। अब अगला है कि अभी बताया ना कि सब आदमी को सब चीज़ का इंटरेस्ट भी नहीं होता है, सब चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं होता और सब चीज़ का नॉलेज भी नहीं होता है। इससे क्या होता है कि सब आदमी सब चीज़ में सजेशन दे भी नहीं सकता है ना। सब आदमी सब चीज़ में सजेशन दे भी नहीं सकता है। ये सब जो है सब कुछ आपके डेमोक्रेसी के खिलाफ तर्क है। डेमोक्रेसी के खिलाफ तर्क हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में उठता होगा। अगर आप लोग को लगता है कि इसके अलावा भी और कोई दिक्कत है डेमोक्रेसी में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ है, हाँ एक और चीज़ है कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सबके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, है ना। जैसे बहुत सारे दिखते हैं अभी ऐसी भी है कि जैसे डेमोक्रेसी में अभी तक पॉवर्टी कम नहीं हो पाया है, डेमोक्रेसी अभी तक गरीबी कम नहीं कर पाई है ना। डेमोक्रेसी अभी तक गरीबी कम नहीं कर पाई है। तो बहुत सारी दिक्कत ऐसे भी हैं कि क्या कहते हैं उसको, जो अभी भी डेमोक्रेसी में होते हैं। क्या कि अभी हम बताएं कि डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो सब कुछ ठीक कर दे। सिंपल सा बात यह है कि डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा यह है कि देती है हमको मौका कि आप अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और एक बात, जो डिसीजन आप लिए हैं ज़रूरी नहीं है, ये गारंटी नहीं देता कि वो डिसीजन आपका सही ही हो। हम लोग रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट वाले में पढ़े थे जिम्बाब्वे के बारे में। क्या हुआ था उस समय, रॉबर्ट मुगाबे को बहुत अच्छे तरीके से जो है सो सरकार में लाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि रॉबर्ट मुगाबे सरकार में आने के बाद क्या किया कि वो अपने हिसाब से सरकार चलाने लगा, मीडिया पे बैन कर दिया, बहुत तरीके से जो है सो मतलब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया था, है ना। शासन अच्छे से नहीं चला रहा था। अब तो किया तो लोग वोट ही था, अब वोट के बाद जो है सो वो अपना ऑटोक्रेटिक हो गया, है ना। वोट के बाद वो ऑटोक्रेटिक हो गया, निरंकुश हो गया, है ना। तो क्या हुआ इससे दिक्कत कि हो सकता है कि आपका डिसीजन सही नहीं हो, या ये गारंटी नहीं देती है। वैसे आप कोई डिसीजन लिए, सिंपल समझो कि आप कोई डिसीजन लिए, इसका क्या गारंटी कि आपका डिसीजन सही होगा, है ना। वो आपका डिसीजन सही होने का ज़्यादा चांस नहीं है। इस सबसे दिक्कत क्या होता है कि आप भी मिस्टेक कर सकते हैं। और इस सबसे दिक्कत क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग लेट होता है। लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी हमारा इस गलती को सुधारने का मौका देता है ना। डेमोक्रेसी गलती को सुधारने का मौका देता है। इस गलती को जैसे मान चलिए कि अगर कोई डिसीजन आपका लेट मतलब कि मिस्टेक भी हो गया, कोई डिसीजन गलत ले लिया आप, तो क्या होता है कि आपको गलती को सुधारने का मौका मिलता है। अब चलते हैं आगे, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, है ना। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अभी क्या है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है। अभी तक तो हम पढ़े कि लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। अब हमको पढ़ना है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र मतलब क्या क्या हमको देता है ना। लोकतंत्र हमको क्या क्या देता है। सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चाइना के बारे में थोड़ा सा, मतलब कि अपने डेमोक्रेसी का बात हो तो चाइना का बात आ ही जाता है, पड़ोसी है ना। हाँ, तो चाइना का बात आ ही जाता है। मैटर हम बताते हैं चाइना में क्या हुआ था। हम लोग को यह बात पता है कि चाइना जो है
सो पूरी तरह क्या कहते हैं उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो 1958 और 1961 में चाइना में बहुत भयंकर वाला अकाल पड़ा था। चाइना में बहुत भयंकर सा अकाल पड़ा था। लगभग इतना, मतलब कि आज तक के हिस्ट्री में इतना ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा था जिसमें 3 करोड़ लोग मारे गए थे। कितने? 3 करोड़ लोग मारे गए थे उस अकाल में, है ना। और भारत में जो है सो भारत में भी अकाल पड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, है ना। हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसके बारे में, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो इसे कहते हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि जो सरकारें हैं दोनों में, हाँ, वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाई। और जो दूसरी सरकार है, जैसे मतलब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, वो अच्छे तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाई, और जो हमारी सरकार है वो उसको अच्छे से मैनेज कर ली। इससे हमको पता क्या चलता है, वो तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इस सबसे हमको ये पता चलता है कि जो चुनी हुई सरकार होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो अपने लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होती है, लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ गए? तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो बाकी सरकार से ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो बाकी सरकार से ज़्यादा जवाबदेह है अपने जनता के प्रति। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जनता ही उसको चुनी है ना। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि उसको जनता चुनी है, तो जनता चुनी है तो जनता के प्रति जवाबदेह होगा ही। क्या है कि उसको अगली बार फिर से सत्ता में आना है, उसको अगली बार फिर से शासन में आना है, फिर से रूल करना है। सबका स्वार्थ होता है कि हम कभी, मतलब सब पैदा होता है तो समझता है कि सबको एकदम इच्छा मृत्यु का ही वरदान मिल जाए, जब मन हो तब हम हारें। आप कोई हारना चाहेगा नहीं। जब किसी को मिल जाए कि आपको जब मन है तो सत्ता से हट सकते हैं, कौन सा ऐसा आदमी होगा जो हर सत्ता से हट जाएगा? कोई नहीं होगा। ये होता है ना रामायण का चौपाई तो थोड़ी देर पहले, है ना। तो सत्ता से कोई हटना नहीं चाहता है, पावर सबको चाहिए दुनिया में। तो चाइनीज तरीके से, मतलब जो अभी जो चाइना वाला एग्जांपल हम देखे हैं, चाइनीज एग्जांपल, हाँ, इससे हमको क्या पता चला कि ये जो सरकार होती है ये लोगों के प्रति अधिक जवाबदेही होती है, जवाबदेह होती है। A democratic government is a better, a democratic government is a better form of government because it is more accountable towards its citizen। वो अपने लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होता है ना, towards its citizen। जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है वो अपने लोगों की तरफ ज़्यादा जवाबदेह होती है। हाँ, सबसे पहला चीज़ ये, डेमोक्रेसी के पक्ष में अगर सबसे पहला चीज बोले तो ये है। उसके बाद आते हैं कि डेमोक्रेसी जो है सो डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी भी जो है सो ज़्यादा बढ़िया करता है। क्या इससे सिंपल समझो कि अगर आपने सोचा कि हमको कुछ करना है, हमको एक बिजनेस करना है छोटा सा, हाँ, एक अच्छा खासा बिजनेस करना है, तो अकेले बिना किसी सजेशन लिए हुए आप बिजनेस करने जाएं, हाँ, आपको पता नहीं उसके मार्केट के बारे में, आपको कुछ नहीं पता है, सीधे आप दुकान खोल के बैठ गए। होता क्या है कि इस बात की ज़्यादातर गारंटी रहती है कि आप उसमें फ्लॉप कर जाएंगे, इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ के बारे में न जाना न बूझा और सीधे जाके जो है सो आप वहाँ से मुंह उठा के गए और सीधे बिजनेस खोल दिए। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि आप वहाँ फ्लॉप होंगे। हाँ, और अगर वही चीज़ अगर आप किसी से कंसल्ट करके करते तो ज़्यादा बेहतर होता। हाँ, जरूरी नहीं कि ये गारंटी ये भी नहीं देती है कि वो भी सही ही होता, लेकिन आप जो अकेले किए उससे ज़्यादा चांस ये है कि वो चीज़ आपका सही होगा जब आप दूसरे से कंसल्ट करके करें तब। जैसे मान चलो कि एक बच्चा होता है, जब 10th पास होता है तो उसके मन में बहुत सारी अभिलाषाएं होती है, बहुत सारे उसके अंदर एस्पिरेशंस होते हैं कि हम आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, हम आगे चल के इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे।
जब 12th पास करता है वो बच्चा, 11th में जो है सो अपने करियर के प्रति उस सब्जेक्ट ले चुका होता है, जिसको IIT करना होता है PCM लेता है, जिसको मेडिकल करना होता है PCB लेता है, जिसको आर्ट्स की तरफ जाना होता है वो आर्ट्स लेता है, बहुत सारा चीज़ लेता है ना। लेकिन जब 12th वो बच्चा कर लेता है तो फिर से जो है सो वो एक बार डिसीजन लेता है, फिर से वो डिसीजन एक बार लेता है कि वो करना क्या है आगे। तब क्या होता है, वो कुछ अच्छे लोगों से मिलता है जो उस फील्ड के बारे में जानता है, हाँ, और वो उससे समझता है, उसके बारे में, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से डिटेल्स लेता है, लोग उसको अच्छे से समझाते हैं, तब जाके क्या करता है कि वो उसमें उस फील्ड में आगे बढ़ता है। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और एक बच्चा ये होता है कि जो किसी को कुछ बताया नहीं कि वो करना क्या है, वो सीधे पढ़े जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि करना क्या है उसको। अब मान के चलिए कि जो PCM लिया, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, इसका मतलब नहीं ना कि हर बच्चा IIT कर जाएगा। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया, इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बच्चा नीट कर जाएगा। जो आर्ट्स लिया, जरूरी नहीं कि हर बच्चा कलेक्टर बन जाएगा। तो उस समय ज़रूरत होती है उसको कंसल्टेशन की, कि अगर हम ये नहीं कर पाएँ तो हमारे लिए और कौन सा फील्ड खुला हुआ है, किस फील्ड में और अच्छा हम कर सकते हैं, हाँ, वो कंसल्ट वो करता है। तो कंसल्टेशन से क्या होता है, कंसल्टेशन से होता है इट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसी तरह हमारी सरकार में भी होता है कि मतलब कि जब संसद में कोई लॉ जाता है तो क्या होता है, हमारी सरकार मतलब कि कोई लॉ जाता है तो क्या होता है कि उस लॉ के लिए जो अपोजिशन होती है वो कुछ उसकी खामियां बताती है और गवर्नमेंट उसकी खूबियां बताती है, और जो पब्लिक होते हैं उनको दोनों चीज़ का पता हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि इट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो भले ही लेट तो होता है थोड़ा सा, हाँ, लेकिन अकेले फैसला लेने से ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी से कंसल्ट करके लें, तो भले ही थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन जो आप अकेले फैसला लिए हैं उससे ज़्यादा बेहतर है कि अब कंसल्ट करके लिए, तो मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, है कि नहीं। ये डेमोक्रेसी का दूसरा खूबी है, ये डेमोक्रेसी का दूसरा खूबी है। उसके बाद जो है सो हम अगले पॉइंट में चलते हैं कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। मतलब डेमोक्रेसी जो है सो हमको एक और भी तरीका देती है ताकि हम जो टकराव आते हैं, जो भी अंतर होते हैं, जो भी भेदभाव होता है, उससे जो है सो हम डील कर सकें। डेमोक्रेसी हमको यह तरीका देती है। अब डेमोक्रेसी जो है सो कैसे हमको डील करने का तरीका देती है, कैसे हमको डील करने का रास्ता बताती है। इसका सिंपल सा आंसर है कि जैसे हमारा देश है भारत, ये बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ कल्चर भी अलग अलग है, यहाँ रिलीजन भी अलग अलग है, यहाँ कास्ट भी अलग है, सबके अपने अपने प्रीफरेंसेज हैं, है ना, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबका अपना अपना थिंकिंग का ये क्वालिटी है। सब एक तरीके, मतलब एक ही चीज़ को वो तरीके से अलग अलग तरीके से सोच सकता है। तो इस सब को एक करने का एक तरीका क्या है कि जिसके पास पावर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को ठीक करवा ले, है ना। जैसे मान चलो कि क्या कहते हैं, भारत में हिंदू बहुत जाता है, मतलब हिंदू मेजोरिटी में है, अगर वो अपना पावर लाना चाहते हैं तो क्या करेगा कि बाकी जो उसके जो माइनॉरिटी में है उसके साथ वो ब्रूटल पावर का इस्तेमाल करेगी, है ना, क्रूरता के साथ पेश आएगी। तो इससे हमारा समाज अच्छा नहीं होगा, इससे हमारे समाज में मतलब कि अशांति का माहौल रहेगा, दुख का माहौल रहेगा। तो डेमोक्रेसी हमको ये रास्ता बताती है कि हम ठीक से रह कैसे सकते हैं। जैसे भारत जैसे देशों में डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेमोक्रेसी हमको सबको साथ लेके चलने का रास्ता बताती है। क्यों? क्योंकि भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्या कहते हैं उसको, किसी भी रिलीजन के हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हो, किसी भी जगह के हो, हाँ, सबको एक ही चीज़ में बाउंड होकर रहना पड़ता है, एक ही नियम में बाउंड होकर रहना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। भारत के संविधान के अंदर सबको बाउंड होकर रहना होता है, सबको उसके अंडर में रहना पड़ता है। ये डेमोक्रेसी ही देती है हमको कि सबको साथ लेके चलना है कि नहीं, सबको साथ लेके चलना है, सबके साथ अच्छे से पेश आना है, ये सब चीज़ हमको डेमोक्रेसी देती है। अब मैटर ये है कि चलो मान के चलो कि डिसीजन मेकिंग भले ही लेट होता है, दूसरा ये भी मान ली कि चलो ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है हमारे यहाँ, सरकार ज़्यादा जवाबदेह नहीं है, सरकार हर बात हमारी नहीं मानती है
हाँ, लेकिन फिर भी वो बाकी सरकारों से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो सरकार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये लोगों को डिग्निटी देती है, ये लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करती है। हाँ, लोगों की डिग्निटी की रक्षा करती है। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की डिग्निटी मेंटेन करके रखें, लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, लोगों का जो आत्मसम्मान है उसको मेंटेन करके रखे। वो ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि भले ही चलो गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सारे लोगों का एस्पिरेशन अलग अलग होते हैं, सारे लोगों का महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती है, सबका चाह अलग अलग होता है, डिसीजन मेकिंग लेट होता है, सब तरीका सब चीज़ ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं उसको, ये भी सही है कि चलो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी जो है सो जरूरी नहीं कि हर बार डेमोक्रेटिक तरीके से ही खत्म हो जाए, कभी कभी राइट्स भी हो जाते हैं, दंगा भी हो जाते हैं, वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन उस बाकी उस इतना मतलब कि दिक्कत होने के बाद भी जो सबसे अच्छा चीज़ है कि बाकी डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से इसलिए अच्छी है क्योंकि वो लोगों के सम्मान की रक्षा करती है। हाँ, लोगों की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखती है कि नहीं, लोगों की डिग्निटी को मेंटेन करके रखती है। अभी जो ये 3 पॉइंट पढ़े हम लोग जल्दी जल्दी उसको लिख लेते हैं। सबसे पहला हम क्या पढ़े, डेमोक्रेसी रिड्यूसेज द पॉसिबिलिटी ऑफ conflicts and differences, conflicts and differences। दूसरा क्या बोले, दूसरा हमारा क्या था कि डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। हाँ, डेमोक्रेसी इनहेंसेज the dignity of citizens, है कि नहीं। अब अगला देखते हैं क्या है। फाइनली जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में, जो डेमोक्रेसी के लिए है वो क्या है कि डेमोक्रेसी हमको अपना गलती सुधारने का मौका देती है। हैं, डेमोक्रेसी हमको अपना गलती सुधारने का मौका देती है, इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू correct mistakes, it allows to correct mistakes। डेमोक्रेसी हमको अपना गलती सुधारने का मौका देती है। समझ गए बात को। इसका मतलब यह हुआ कि देखो इस बात की गारंटी नहीं है, मानव जीवन है, मानव जीवन गलतियों का भरमार है ना, मानव जीवन गलतियों का भरमार है, यहाँ गलतियां होंगी, लेकिन किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको गलती सुधारने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोई आदमी सुधारना चाहे, अब ये जैसे हम लोग बाहुबली मूवी देखे थे, है ना, बाहुबली मूवी में ये था कि वो देवसेना को जो है सो छू देता है उसका सेनापति, तो वो उंगली काट देती है। बाहुबली दरबार में एंटर करता है और बोलती है कि औरतों पर हाथ डालने वाले को की उंगलियां नहीं काटते, काटते उसका गला। अब ले भाई खत्म, है कि नहीं, वो गया। तो हो सकता है कि उस आदमी से गलती होगी, उसको रियलाइज हो गया कि हाँ हमसे गलती हो गई है, वो उसके बदले कुछ पनिशमेंट दूसरा देता है ताकि उसको फिर से गलती सुधारने का मौका मिलता है। जेल में काहे रखा जाता है अभी लोकतंत्र में लोगों को, जेल में रखने का मेन मोटिव क्या होता है। आज तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्रिमिनल लोग जो जेल को अपना घर बना चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जेल में रखने का मेन मोटिव ये होता है कि आदमी को अपना गलती रियलाइज करने का वो मौका मिलता है, ताकि जब वो बाहर निकले तो एक अच्छा इंसान बन के निकले, है ना, जो गलती किया है वो गलती दोबारा ना करे। इसके लिए जो है सो जेल में लोगों को रखा जाता है। किसी भी जुर्म में, कोई भी जुर्म होता है, कोई भी गलती वो किया रहता है, इसके लिए जो है सो वो क्या कहते हैं उसको जेल में रखा जाता है उसको। इतना सब के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि है सही बात कि डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन
बाकी जो गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, बार बार कह रहे हैं, है ना। देखो परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं हो सकता। अब डेमोक्रेसी को परफेक्ट करेगा कौन? यहाँ का लोग करेगा, यहाँ की सरकार करेगी। डेमोक्रेसी क्यों नहीं परफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, लेकिन किसके चाहने से? जनता के चाहने से। आज भी हमारे भारत में ऐसे लोग हैं हाँ कि जो अपने वोट का सही उपयोग नहीं करते हैं, जबकि आपको हर साल, हर 5 साल पे, हर एक पार्टिकुलर ईयर पे जो है सो आपको मौका मिलता है अपने गलती को सुधारने का। लेकिन फिर क्या करते हैं कि हम लोग जातिवाद में फंस जाते हैं, रिलीजन में फंस जाते हैं, है ना। किसी नेता से ज़्यादा हम इम्प्रेस हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि उसी के पक्ष में, भले वो कितना भी गलत है, उसके पक्ष में हम जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। तो ये चीज़ ठीक हो सकता है, लेकिन बशर्ते कब ठीक हो सकता है? जब यहाँ के लोग ठीक हों, जब यहाँ की सरकार ठीक हो। और जो ही लोग ठीक हो जाएंगे सरकार को अपने आप ठीक होना ही पड़ेगा। पहले जितना कास्टिज्म था अपने इलेक्शन में भारत के, अब उतना कास्टिज्म नहीं, अब धीरे धीरे सुधार रहा है। अब उतना रिलीजन नहीं है, धीरे धीरे सुधार। अब लोगों को पता है कि कौन सा गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा गवर्नमेंट हमारे लिए खराब है, ये लोगों को पता है। तो पहले इतना अब नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह खत्म हो चुका है। आज भी बहुत सारे हमारे गाँव में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जाति के आधार पर वोट देते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, चाहे कुछ नेता ऐसे हैं जो जनता को बरगलाकर पैसा पे वोट ले लेते हैं। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे पड़ता है, लेकिन इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है बशर्ते वहाँ की जनता ठीक हो तब, है ना। ठीक तो कोई भी चीज़ हो सकता है, दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं हो, लेकिन अगर वो सॉल्व करना चाहें हम तब, समझ गए, वो सॉल्व करना चाहें हम तब। कोई भी क्वेश्चन होता है वो अपने साथ आंसर लेके चलता है। बिना आंसर का आज तक दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है जिसका आंसर ना हो। तो डेमोक्रेसी को भी सुधारने का है तरीका, लेकिन उसके लिए हमको मजबूत होना पड़ेगा, हमको तैयार होना पड़ेगा, तब जाके डेमोक्रेसी सुधर सकता है ना। सब कुछ सुधर सकता है। अब आते हैं इस चैप्टर के हम लोग लास्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आएंगे। वो चैप्टर क्या है? इस बुक में जो है सो हम डेमोक्रेसी के बारे में सिर्फ मतलब ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, बस डेमोक्रेसी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो पढ़े हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जो इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है ना। इस चीज़ का अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है, इस चीज़ को फुलफिल अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे लोगों को अभी और एफर्ट लगाना है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, है कि नहीं। सारे लोगों को देखिए, देश का भाग्य जो है सो सरकार से ज़्यादा जनता पर डिपेंड करती है कि वो देश कैसा हो सकता है। हाँ, वो देश कैसा होगा ये सरकार से ज़्यादा जनता पे डिपेंड करती है। वहाँ के सिटीजन जैसे होंगे वैसे ही वहाँ का सरकार होगा, और जैसा वहाँ का सिटीजन होगा वैसा ही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर आप किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ लें तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ का सोसाइटी कैसा है। अगर आपको ना भी घूमे हो उस सोसाइटी में, फिर भी आपको पता चला कि वहाँ का सोसाइटी कैसा है कि नहीं। जब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तब उसके बारे में जो है तो हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जब अगला चैप्टर होगा। इस चैप्टर में हम लोग का था डेमोक्रेसी के बारे में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो है सो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए हमको और ज़्यादा प्रयास करना होगा। एज ए सिटीजन, एज ए रूलर, सबको प्रयास करना होगा ताकि डेमोक्रेसी हमारा और अच्छे से विकसित हो सके, है ना। क्योंकि बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम जनता की राय तो पूछी जा रही है डेमोक्रेसी में। बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो तो नहीं चाहते कि जनता हमसे आए कुछ पूछे। आप कोई भी राजतंत्र निकाल के देख लो, जहां मोनार्ची रूल था वहां जनता का वैल्यू किया गया, जनता के बातों का वैल्यू किया गया नहीं, वहां सिर्फ राजा के बातों का वैल्यू होता है। जो वन पार्टी रूल है वहां भी ऐसा ही होता है, जो डिक्टेटरशिप कंट्री है वहां भी ऐसा ही होता है। मतलब कि इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी एक डेमोक्रेसी में बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर फॉर्म है हमारा डेमोक्रेसी, है कि नहीं। ज़्यादा खामियां तो नहीं है। अगर देखो खामियां अभी हम बताया कि खामियां जो है सो सुधारी जा सकती हैं अगर हम कोई चाहे तो, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम लोग जो जिस मेंटालिटी में हैं वो यहाँ दिक्कत ये है कि जब आप चाय के दुकान पे बैठेंगे, पान के दुकान पे बैठेंगे, तो ज़्यादातर आदमी आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि देश में ऐसा होना चाहिए। एक भी आदमी वो नहीं ऐसा मिलेगा जो वो ये बोल रहे कि हम करेंगे,
ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलता है। दिक्कत यहाँ ये आती है, अगर आज के नेता जो है सो हमारे सर पे चढ़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग लिबरल हो चुके हैं, एक जनता लिबरल हो चुकी है और इसलिए नेता उसका फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग यहाँ का मेंटेलिटी ऐसा हो गया है कि भगत सिंह जैसे लोग पैदा हों भारत में, लेकिन हमारे घर में नहीं, दूसरे के घर में। मतलब कि स्वार्थ हम लोग में कूट कूट के भरा हुआ है। हमको चाहिए सब कुछ, सब अच्छा चाहिए, लेकिन हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, हम लोग अपने परिवार में ही रह जाएंगे। ऐसा हम लोग का सोच बन चुका है। हम लोग अपने दिन दुनिया में, ये क्या कहते हैं, अपने दिन दुनिया में जो है सो हम व्यस्त हैं। इसीलिए चाणक्य ने बोला था, एक बार और याद दिला दें आपको, कि चाणक्य ने कहा था कि राजनीति में भाग न लेने का मतलब अयोग्य व्यक्ति आप पे शासन करने लगता है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आपके पास ये कोई अधिकार नहीं है कि देश कैसे चल रहा है उसके बारे में पूछने का। अगर आप अपना वोट का सही उपयोग नहीं किए हैं तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप सरकार से कुछ पूछें अगर कुछ गलत हुआ तो, है कि नहीं? जो अच्छा हुआ उसमें भी आपको खुश रहना है, जो बुरा हुआ उसमें भी खुश रहना है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास मौका था आपने उस मौका का फायदा नहीं उठाया था। इसलिए हम सबको जो है सो थोड़ा सा एफर्ट और डालना होगा ताकि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये और अच्छे तरीके से वर्क कर पाए, है कि नहीं? और हम अभी बताएं, बार बार बता रहे हैं कि ये सब चीज़ पॉसिबल है बस अगर उस देश का सिटीजन चाहे तो, ठीक है नहीं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत सारे देशों में, आज दुनिया के लगभग ज़्यादातर देशों ने रिप्रेजेंटेटिव इसको मना लिया है कि नहीं? ज़्यादातर देशों ने जो है सो अपना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो है सो वो चीज़ ठीक से वर्क नहीं कर रहा है कि नहीं? तो क्यों नहीं कर रहा है? डेमोक्रेसी है हर जगह, लेकिन कहीं पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, कहीं पे अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग लिबरल होंगे, है कि नहीं? वहाँ के लोग थोड़े से लूज होंगे, अपने अधिकारों के बारे में, अपने हक के बारे में जो है सो नहीं उतना से अच्छे से बात करना, या तो फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे उस चीज़ में। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इस सब रीजन से हमको बचना है और उसके लिए डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाने के लिए हमको काम करना है। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में चले जाएंगे, आगे क्लास में चले जाएंगे, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, है कि नहीं? ओवरऑल अभी हम ये बस इतना जाने कि डेमोक्रेसी बाकी चीज़ों से बेहतर है, बाकी सरकार के रूपों से बेहतर है। और इस बात को कहते हुए ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो रहा है। अगर कोई डाउट है आपको तो आप जो है सो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, हम क्वेश्चन बचाने के लिए हमेशा रेडी हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। अब जब हम लोग अगले चैप्टर में आएंगे तो वो होगा हिस्ट्री का चैप्टर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए अब आते हैं हम लोग ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पर, है ना? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। देखिए सिंपल बात है, इस चैप्टर में जो है हम डेमोक्रेसी को बहुत हद तक समझे हैं, लेकिन पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में जब आगे क्लास में हम जाएंगे तो और अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी को समझेंगे। लेकिन इतना जरूर समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी जो है सो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ जो है जैसे डेमोक्रेसी जो होता है वो दो तरीके का होता है ना? डेमोक्रेसी के दो तरीके हैं, मतलब डेमोक्रेसी दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द अदर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसमें जो है सो जनता डायरेक्ट भाग लेती है लॉ मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट भाग लेती है। तो ये छोटे छोटे देश में, जहाँ जिस देश का पॉपुलेशन कम हो उस देश में जो है सो ये चल सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में चल सकता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये जब लार्ज पॉपुलेशन होता है वो क्या करता है कि वो तो हर डिसीजन में भाग नहीं ले सकती, और दूसरा चीज़ ये कि सबको उस भाग लेने का मन भी नहीं होगा, और तीसरा चीज़ ये कि सबको स्किल भी नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, साथ ही साथ नॉलेज भी नहीं होगा, है ना? तो इसमें क्या होता है कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है सो सरकार बनाती है अगर वो मेजोरिटी में आई तब। और वो सरकार बनाती है तब जाके जो है सो हमारे इंटरेस्ट के लिए कानून बनाती है ना? इसका एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट इंडिया। इंडिया में क्या है हमारा? इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना? इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का देश है कि इसमें सारे लोग जो हैं सो डिसीजन मेकिंग में भाग नहीं ले सकते हैं,
हाँ, सारे लोग इसमें डिसीजन मेकिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्या है कि ये इंडिया जो है सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के दो फॉर्म होते हैं, हाँ, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ गए? तो इसमें जो है सो इंडिया जो है सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है। उसके बाद डेमोक्रेसी हमारे अंदर में इतना घुस चुका है कि हम जब कोई एग्जाम्पल देते हैं, जब हम कहीं भी इक्वलिटी देखते हैं, चाहे कहीं भी जो है सो हम मतलब कि ऑप्शन देखते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, एकदम लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ बनाया हुआ है ना। मतलब डेमोक्रेसी हमारे जीवन में घुस चुका है, डेमोक्रेसी हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ जो जब ज़्यादा इक्वलिटी है तो एकदम क्या करते हैं, एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ काम हो रहा है। हम लोग क्रिकेट जब सुनते हैं, क्रिकेट जब देखते हैं, तो उसमें एक आकाश चोपड़ा करके कमेंटेटर है ना, आकाश चोपड़ा। तो जब एक बैट्समैन जो होता है वो सब बॉलर को जब अच्छे से धोता है, मतलब कि अच्छे से पिटाई करता है, उसके बॉलों को मारता है, तब क्या होता है कि आकाश चोपड़ा ऐसा बोलते हैं कि एकदम डेमोक्रेटिक वे में धुनाई हुई है। मतलब ये कि सारों बॉलरों को इक्वल ओवर में इक्वल रन्स मिले हैं, उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना, कि मतलब कि सारे बॉलरों का अगर धुनाई हुआ है तो सारे बॉलरों का हुआ है ना। तो इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक। मतलब कि अब डेमोक्रेसी हमारे लाइफ में घुस चुका है कि नहीं। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम डेमोक्रेसी का मतलब यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, है कि नहीं। अपने डेली लाइफ में जो है सो हम डेमोक्रेसी का यूज करते हैं। इसमें क्या कहते हैं उसको, अगर ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी का समझें तब